आगे बढ़ते हैं और इस शो के ज़रिए हम आपको निवेश के तमाम एसेट क्लासेस की भी जानकारी देते हैं। निवेश के विकल्प केवल इक्विटी बाज़ार, शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड्स नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एसेट क्लासेस हैं जहां पर आप निवेश करते हैं। और पारंपरिक तौर से अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में लोग बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, सोने में निवेश करते हैं। तो ये जो तमाम निवेश के विकल्प हैं, एसेट क्लासेस जो हैं, इन्होंने पिछले कुछ सालों में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। मौजूदा बाज़ार के समीकरण में इस तरह की एसेट क्लासेस, मान लीजिए इक्विटी बाज़ार हो, डेट हो, सोना हो, रियल एस्टेट हो, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पर आपको घाटा हो रहा है, लेकिन उसको बैलेंस आउट कैसे किया जा रहा है किसी दूसरी एसेट क्लास के ज़रिए। इस पर अब हम थोड़ा सा बारीकी से चर्चा करते हैं और हमारे साथ इसके लिए ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और काफ़ी विस्तार से हम तमाम एसेट क्लासेस पर आज चर्चा करेंगे। तो ये हमेशा से हम कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको एसेट क्लासेस को रखना चाहिए और उसमें निवेश को लेकर ध्यान देना चाहिए। रीबैलेंसिंग भी एक सिचुएशन हो जाएगी जब आप बाजार में उतार चढ़ाव देखते हैं या किसी भी एसेट क्लास की अंडर परफॉर्मेंस या बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हैं। लेकिन जिन एसेट क्लासेस का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं हमेशा, कीर्तन, पिछले 5 या 7 या 10 या जितनी भी आप पीछे जाकर डेटा हमारे साथ साझा कर पाएँ, एक एक एसेट क्लासेस के मुताबिक मुझे बताइए किसने कितना रिटर्न दिया है और कैसे बिहेव किया है, किन कारणों की वजह से, बताएं। कविता जी, आप अगर सबसे पहले नोटिस करें तो मैंने आपको जो डेटा भेजे है उससे मैंने कुछ अलग-अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब आप जब इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों का एक अंडरस्टैंडिंग शेयर किया है। अगर आप देखें पिछले 5 सालों में तकरीबन लार्ज कैप और मिड कैप ने समान तरीके के रिटर्न्स दिए, 11.6, 11.8% सीएजीआर के करीब। आप अगर सिर्फ पिछले 3 साल देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप्स ने तकरीबन 37.5% रिटर्न्स दिए पिछले 3 सालों में। पर अगर आप पिछले 1 साल का देखें तो स्मॉल कैप काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप, लार्ज कैप 2 से 3% के रेंज में। तो ये लार्जली इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस है। आप इसमें स्पेसिफिकली नोट करेंगे कि पिछले 3 सालों में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लार्ज कैप में 25% और मिड कैप, स्मॉल कैप में 33 से 27%। ये 2-3 चीज़ों की वजह से हुआ है। सबसे पहले तो जब 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद काफ़ी स्विफ्ट रिकवरी आ गई थी और स्पेसिफिकली इसकी वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा किया है पिछले 3 सालों में इस दौरान। दूसरा रीज़न इक्विटी मार्केट्स का इतना अच्छा करने का ये भी है कि बीच में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स लार्जली रशिया के अगेंस्ट हो गए, चाइना के अगेंस्ट हो गए। तो बहुत सारा ग्लोबल पैसा भी जो लार्जली एमएससीआई इंडेक्स के द्वारा चाइना में या रशिया में डाला जाता है, वो बहुत सारा पैसा, फॉरेन पैसा उन देशों में कम जाकर इंडिया में आ गया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसी दौरान अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन मार्केट्स को स्टेबल रखने में। आप देखिए बीच में बहुत सारा एफआईआईज़ आउटफ्लो था, तभी भी मार्केट्स बहुत सिग्निफिकेंटली गिरे नहीं थे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ही तगड़ा था। तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की महीने की एसआईपी आज भी आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही सुपीरियर पैसा मार्केट्स में फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी स्टेबल है और जितनी भी फॉल आई है, वो सब फॉल्स काफ़ी शैलो रही है। तो ये मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में ये हुआ है पिछले 3-5 सालों में। अगर आप लार्जली फिक्स्ड इनकम स्पेस देखें कविता जी, तो फिक्स्ड इनकम स्पेस को भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एकदम छोटा नज़रिया जो आपका मनी मार्केट फंड्स है, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा वाला नज़रिया जिसे आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कहते हैं, फिर मीडियम ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, इन 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। अब आप देखिए कि कभी भी जब मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं कविता जी, तब आप देखते हो
कि मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स अच्छा करते हैं। पर अगर अगर आप पिछले 18 महीने या 20 महीने की स्पेसिफिक बात करें, तो इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली बढ़े हैं। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, जो लोअर एंड ऑफ द कर्व होता है, जो मनी मार्केट फंड्स है और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, ये फंड्स अच्छा करते हैं। तो आपने देखा पिछले 2 या डेढ़ सालों में मनी मार्केट्स फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया, राइट? शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 6.4% तक का रिटर्न दिया। पर आज की अगर आप बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए और आज से इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले। तो शायद पिछले 20 महीनों में जो चला वो फिक्स्ड इनकम में आगे ना चले। गोल्ड की अगर बात करूँ तो गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी लंपी है। लंपी का मतलब है कि गोल्ड आपको समान तरीके के रिटर्न्स नहीं देता। अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा देखें, तो ऐसे 7 या 8 ही साल है जिसमें गोल्ड ने अ, उस 1 साल में इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न दे दिया है कि अगर आप 3 साल के नज़रिए से भी देखें तो गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट लगेंगे। तो पिछले 20 सालों में ऐसे 7 या 8 साल है जहाँ गोल्ड ने सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे दिए, जिसकी वजह से आपको 20 साल का गोल्ड का रिटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर ये रिटर्न्स काफ़ी लंपी है। तो अगर आप देखें पिछले 1 साल में गोल्ड ने 12% रिटर्न दिया, पर अगर आप 3 साल की बात करें तो गोल्ड ने 7 ही परसेंट रिटर्न दिया। अब नियर टर्म में गोल्ड का परफॉर्म करने का रीज़न लार्जली यही है कि कोविड की वजह से या रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज़ आ गई थी। तो आप देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स टिपिकली अनसर्टेन टाइम्स में पैसा कोशिश करते हैं कि रिस्क फ्री एसेट्स में डालें। इसीलिए गोल्ड और डॉलर जैसे एसेट्स काफ़ी अच्छा करते हैं अनसर्टेन टाइम्स में। तो ये छोटा-सा ऑब्जर्वेशन था कि इन तीनों एसेट क्लासेस ने पिछले 3 सालों में और 1 साल में नियर टर्म में क्या परफॉर्म किया। लेकिन अब जिस हालात में हम हैं कीर्तन, जिस अनिश्चितता के ज़रिए हम गुजर रहे हैं, और मोटे तौर पे ये जो अनिश्चितता है ये ग्लोबल बाज़ारों की वजह से, ग्लोबल अर्थव्यवस्था की वजह से है। अब हम किस तरह से एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस में वेरिएशंस देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और कहाँ किस तरह से बेट लगाना चाहिए अगर मौजूदा समय में किसी को रीबैलेंस करना हो, और मान ले किसी के पास इन तमाम एसेट क्लासेस में एक्सपोजर है, कहाँ किस तरह से दाव लगाएं? आप शायद म्यूट पर हैं। जी कीर्तन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कीर्तन, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, जी कीर्तन, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। मैम, तो मैं ये कह रहा था कि आप क्योंकि इंडियन मार्केट्स में आज बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस इस बात का है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या होने वाला है। तो ग्लोबल मैक्रो समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है अगर इंडियन मार्केट्स में या इंडियन एसेट क्लासेस में हम निवेश करने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1 हफ्ते में सेंटिमेंट्स ऐसे डेवलप हुए कि यूएस में ऐसा माना जा रहा है कि और 1 या 2 हाइक्स बाकी है। क्योंकि अगर आप यूएस के 2 ईयर के यील्ड्स या 3 ईयर के यील्ड्स देखें, वो लास्ट वाले मैक्रो डेटा रिलीज़ के बाद काफ़ी ऊपर चले गए। तो आज 2 ईयर का यील्ड यूएस में तकरीबन 4.25% के आजू-बाजू है, जो काफ़ी ऊपर है। यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूएस में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्याज दरें थोड़ी-सी और बढ़ेगी यूएस में। अब जब आप ये अ, इस मैक्रो स्टैंड पॉइंट को लेकर चले, तो मुझे ऐसा लग रहा है नियर टर्म में इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना ये इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छा सिचुएशन नहीं है नियर टर्म में। तो अगर नियर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में कोई ऐसे सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इक्विटी मार्केट से बनेंगे, ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से अगर आप 3 साल का नज़रिया लेके चले तो 3 सेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग, आईटी और फार्मा। बैंकिंग तो काफ़ी समय से हर कोई बात कर रहा है, पर आईटी फार्मा में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यू बाय हो चुका है इस समय पे। तो अगर आपका 3 साल का नज़रिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, पर नियर टर्म में
मुझे नहीं लगता कि इक्विटी मार्केट्स में ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट मूव आएगा जो हम मिस आउट कर जाएँगे। अब तो ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी ठंडा रहेगा पर सेक्टर वाइज़ मूवमेंट्स हम देख सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड इनकम की बात करें तो कविता जी मुझे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि अगर आप 3 साल के नज़रिए से आज पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा रोकना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में पीक आउट हो चुके हैं और आज से शायद 1 या मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स बाद आप इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में गिरते हुए देखेंगे। और जभी भी इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में गिरते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का गिरना इन फंड्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर 3 साल का नज़रिया है, तो आज लॉन्ग ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में आपको फिक्स्ड इनकम में निवेश करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता गोल्ड में कोई भी सिग्निफिकेंट अपसाइड मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो गोल्ड में हमारा स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है। तो ये तीनों ऐसे क्लासेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ शायद नियर टर्म और मीडियम टर्म में देखने मिलेगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमने एसेट क्लासेस और उनके पैटर्न्स और बिहेव करने के तौर तरीक़ों को समझ लिया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है निवेशक के लिए कि वो तमाम एसेट क्लासेस में अपना पैसा डाले और इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन एसेट क्लासेस को समझें, जो कि हम इस पेशकश के ज़रिए और कीर्तन के जैसे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कीर्तन, इस समझाइश के साथ काफ़ी इन डेप्थ आपने जवाब दिए हैं, इसलिए मेरे पास सवाल मैंने कम पूछे क्योंकि काफ़ी कुछ आपने अपने जवाब में कवर कर लिया था। मेरे ख्याल से अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद सीधा हम जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ जो कि शो पे अपने सवाल हमसे पूछेंगे। और मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको जो है अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं और हम एक एक करके आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मिलूंगी आपको ब्रेक के बाद।